जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर के साथ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज हीयरिंग थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की स्पेशल सीट्स के हवाले से। मखसूस नशिस्तों का मामला जो है इंतखाबात के बाद फौरी तौर पर हमें यह नज़र आया, जिसमें 1000 गिले भी किए गए लेकिन उनके गिलों को सुना नहीं गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर कई मरतबा एहतजाज भी करती रही है। लेकिन आज की जो केस की हीयरिंग रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, जिसमें रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त है कि जी आज़ाद उम्मीदवार अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ का केस इससे मजीद अच्छा हो सकता था। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स थे। अब यहाँ पे कई सवालात हैं कि अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो इसके बाद क्या पोजीशन नज़र आती है, और अगर नहीं दी जाती हैं तो फिर आखिर क्या किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले यही कहा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जाए और कोर्ट्स की तरफ जाया जाए और एहतजाज ना किया जाए। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है ताहिर मलिक साहब, इसाराना साहब। अपने पैनल को खुश आमदीद कहती हूँ। ताहिर मलिक साहब, आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ अनफॉर्चुनेटली। अगर हम बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के मामले के हवाले से, जनाब इलेक्शन के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई गिले किए। उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 भी था, फिर फॉर्म 47 भी था, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई। फिर मजीद उनका ये भी कहना था कि मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर उन्होंने फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। तो आज फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन जो रिमार्क सामने है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी डिटेल में थे। आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? देखिए, बाज़ लोग बाज़ वक़्त हम बात करते हैं तो कंक्लूजन हम बाद में देते हैं। मैं पहले कंक्लूजन देता हूँ। मैं आपको ये मतलब कॉमन सेंस से बता सकता हूँ, आई एम नॉट लॉ एक्सपर्ट, कि इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट को नया आइन बनाना पड़ेगा, नया रूल बनाना पड़ेगा। आपके आइन में इसका कोई जवाब नहीं। और कॉमेडी बड़ी मज़ेदार होगी। कॉमेडी इस तरह होगी है कि हम तीनों उम्मीदवार थे पीटीआई के, हमने पीटीआई की एप्लीकेशन दी, काजी साहब ने फरमा दिया कि जनाब आपका बल्ला खींच लिया। असल लड़ाई कहाँ से शुरू हुई आप समझ नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी साडा बल्ला वापस करो। अच्छा, अब मैं हूँ पीटीआई का उम्मीदवार, मैंने पीटीआई के नाम पे इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने किसी को खरबूजा दे दिया, किसी को खीरा दे दिया, किसी को खजूर दे दी, काम हो गया शुरू। अब नया कन्फ्यूजन ये हो गया कि आप तो पीटीआई के अगर लोग थे तो फिर आपने जाके कौंसल में चले गए। अब नहीं एक FIR हो गई है कि अगर ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा, अगर इलेक्शन कमीशन में ये चीज़ साबित हो जाए ना कि आपकी एप्लीकेशन पीटीआई का कैंडिडेट थी तो फिर आप एक नई क्लॉज लग गई है तो जनाब आपने तो पार्टी बदल ली है तो आपकी सीट ही गई। तो ये दूसरी तरफ भी जा सकती है सारी गेम। ये पाकिस्तान है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब जो जिस पॉइंट पे आप आ रहे हैं, अब सवाल ये पैदा हो गया कि मैं पीटीआई का बंदा था, मैंने अपने को आज़ाद डिक्लेयर कर लिया, मैंने आज़ाद होकर कौंसिल में चला गया। अब मैं जब अपनी पीटीआई की पोजीशन छोड़ गया तो मैं किस तरह हक रखता हूँ पीटीआई की मखसूस सीटों पे। अब आते हैं कौंसिल पे। कौंसिल की पूरी तारीख में किसी एक बंदे ने एक इलेक्शन नहीं लड़ा। वो कहते हैं हमारा इंतखाबी इलेक्शन से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। कमाल की बात है, उनका इंतखाबी वो जो होता है ना मंशूर, वो भी नहीं है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कभी नहीं लड़ा। अच्छा, उनके पास फरिश्ते नहीं है। अब मसला ये है कि कौंसिल में आप चले गए, वो कहते हैं हमने इंतखाबी सियासत में कभी हिस्सा नहीं लिया, ना उनकी पार्लियामेंट पार्टी। और जाते जाते एक और आपको भी इंफॉर्मेशन दे दूँ, इवन ऑफ टुडे कौंसिल का कोई पार्लियामेंट लीडर नहीं है। पार्टी ने डिक्लेयर किया था कि जैन कुरैशी, जो कुरैशी साहब का बेटा है, वो लीडर होगा, मगर ये अभी तक ऑफिशियली आपने स्पीकर को लेटर नहीं लिखा, उसकी एक अलग कहानी हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टोटल कन्फ्यूजन है। अगर आप पीटीआई के लोग थे तो आपने पार्टी बदली तो वो तो आपका हक रहा, पीटीआई की मखसूस नशिस्तें। अब आप बतौर आज़ाद कैंडिडेट कौंसिल में गए हैं तो आज़ाद का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है मखसूस सीटों से। अब नया क्राइसिस ये है कि मखसूस सीटें जब तक पूरी नहीं होगी, आपकी असम्बली पूरी नहीं होगी, जब तक आपकी असम्बली पूरी ना हो तो पार्लियामेंट पूरी नहीं होती। तो कंक्लूजन मेरा वही है जो मैंने शुरू से कहा था, इस सारे केस पे फैसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। ठीक हो गया। राना साहब, फॉर्म 4500, 4700, फिर इंटर पार्टी इलेक्शन हो, कई इस तरह के प्रोसीजर्स जो हैं वो देखने पड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आज भी वो मखसूस नशिस्तों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप आज़ाद हो गए तो फिर मखसूस नशिस्तें किस तरह से, फिर आज खुद सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज ने भी कहा है कि जी अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन ना करते तो जनाब फिर लोग किधर जाते, और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक तो ना देखें, मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के निज़ाम पे कि एक केस का फ़ैसला होना था और सिर्फ फैसले का ऐलान होना था जी। तो अचानक एक शख्स उठा और उसने कहा जी मुझे जज साहब आप पे यकीन नहीं है। और जज साहब ने कहा ओह सॉरी सर, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। और फ़ौरन उन्होंने कहा भाई ये केस कोई और सुने। फैसला होना था, केस की समाअत नहीं होनी थी। पहले 2 दफ़ा केस की समाअत मुकम्मल होकर यही ड्रामा हो चुका था। दुनिया की 6ठी बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, वो ये कहती है कि हमें काजी साहब आप पे यकीन नहीं है, लेकिन काजी साहब कहते हैं नहीं मैं सुनूंगा भाई, आपकी हर हाल में सुनूंगा। मैं पहले आपके खिलाफ बहुत सारे फैसले दे चुका हूँ तो मैं ये वाले फैसले में भी बैठूंगा।
ठीक है। तो इससे आपको माइंडसेट समझ आना चाहिए कि भाई अदालतें क्या करने जा रही हैं, या अदालतों के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना। काजी साहब आज जिस तरह की जिरा करते रहे ना, उससे तो ये ऐसा लग रहा था कि वो इलेक्शन कमीशन की वकालत कर रहे हैं। आपे पाना कुंडियां, आपे खींचना डोर, ठीक है। आपने पहले एक बच्चे को सहरा में फेंक दिया, अब उस बच्चा चीखता रहा मुझे छतरी दो, मेरे कपड़े तो दो, मुझे इंसाफ दो। आपने कहा नहीं इस तरह में तूने ऐसे ही जाना है। अच्छा, वो एक छतरी के पीछे खड़ा हो गया, ठीक है। आपने कहा कि नहीं इस छतरी के नीचे खड़ा नहीं हो सकता तू, ठीक है। आपको तो किसी दरख्त के नीचे खड़ा होना है, वो दरख्त के। अब आप कह रहे हैं जी आपको तो पीटीआई के अगर थे तो आपको सुन्नी इत्तेहाद में नहीं जाना। आपने तो पीटीआई को पार्टी माना ही नहीं। आपने तो उनको अगर आपने काजी साहब पीटीआई को पीटीआई माना होता तो आप उनको उनके निशान देते बल्ले का। आपने तो कहा कि ये पार्टी नहीं है और आपने उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया। आज आप कह रहे हैं नहीं तुसी पीटीआई च रहंदे, फिर गल बननी सी। आटा गूंदे हिलदी क्यों में तू, ठीक है ना। आपको अब हर चीज नजर आ रही है। अगर यही इंसाफ है भाई कि एक बंदे के कहने पे फैसला होना था वो खत्म हो गया, ठीक है। और एक बड़ी दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, वो कहती है कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप कहते हैं नहीं भाई ट्रस्ट हो ना हो। वो बंदा जो था ना उसके बाद पे हमें ट्रस्ट था, तुम्हारी बात पे हमें ट्रस्ट नहीं है। तो फिर यही फैसले होने, इसी तरह की जरा होनी है। तो मैं तो ये रोज होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, मैं देखता रहता हूँ। मलिक साहब, इस तरह के एतराज़ात जो हैं वो बानी तहरीक इंसाफ ने भी किए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे भी नहीं है एतबार बहुत सी शख्सियात के, उन्होंने नाम भी लिए, मेंशन भी किए। उसके बाद उन्होंने देखा था कि खुद कुछ जजेस ने भी एक ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि पॉलिटिकल इंडक्शंस होती हैं और बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया था। इस सिचुएशन में जहां हम रिफॉर्म्स भी चाहते हैं और एक तरफ पे ये मामलात भी हैं पॉलिटिकली हमारे सामने, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये वो स्टेप नहीं हो सकता कि जिसके अंदर हम आज ही से आगाज़ कर देते हैं और इसी को आगे एग्जाम्पल के तौर पे सेट कर दिया जाता है? ये दुनिया का कोई ऐसा इंटेलिजेंट माइंड नहीं है जिस गंद में पाकिस्तान को हमने फंसा के रखा है। पूरी दुनिया में सियासत है, आप खतून है, माँ बन सकती है। मैं सारी उम्र तजर्बे करता हूँ, मैं माँ नहीं बन सकता। सियासत है वोट का नाम। आप दुनिया का वाहद मुल्क है जिसने सारी सियासत आप ले गए अदालत में, और उसमें आपका एक पोल्यूशन होगी। आगे अगर जाएंगी तो मजीद इस पर हम बात करेंगे। इदारे आमने सामने, अदालतों में क्रिटिसिज्म हो रहा है, और खान साहब की भी तो कोई सिचुएशन की समझ नहीं आती। जो आमिर है हमारे अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक ज़माने में होते अकड़ के, खबरदार तुमने मेरा मुकदमा सुना तो मेरे खिलाफ हो। अब बताएं, अब इतराज़ उल्टा चल रहा है। अब इतराज़ उल्टा चल रहा है कि अब तोशा खाना किसी ताकतवर ने जिन्हें सोच समझ के केस बनाया था वहाँ से भी बाहर। और राना की बात थोड़ी सी कहा कि ये एक्सप्लेन इसलिए सही नहीं किया, वो फैसला करना नहीं था, फैसला महफूज था, फैसला बोलना था, वही फैसला सुनाना था ना। वाले से खां अगर फैसला हो जाता, जो कॉमन सेंस बता रही है, लॉ क्या है कि मैंने एक शादी की हुई है तो आपने जनाब वो बता दी कि मेंस्ट्रुएशन कितने महीने होते हैं, ये आपके महीने पूरे नहीं होते, आपकी शादी के 7 साल तू ही तो 7 साल। आज अगर टेक्निकली आप चलते, हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है या हमारे जो सरकारी इदारे हैं जो केसेस करते हैं, उनका ख्याल 200% था कि खां तोशा खाना में गया। अब वो अदालतों पर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ छੱਡ देता। अब 200% उनका ख्याल था कि ये जनाब ये अपना यहाँ से भी साइफर में मारा जाएगा, फांसी हो जाएगी, वहाँ से भी बच गया। और तीसरा केस मैंने आपको बता दिया। अगर उस दिन ये फैसला हो जाता तो आज खां ने रिहा हो जाना था। अच्छा, जब अदालत पे जाते हैं यहाँ हर बंदा दुखी है, हाँ को सुनते हैं। अब सारी पार्टी के अंदर ये हिडन, राना तो थोड़ा सा तरीके से बात करते हैं ना, पढ़ा लिखा एक जर्नलिस्ट, हमारा काम नहीं है। आम बंदे ने काजी साहब को ना उन्होंने भी एक बना लिया है, एक हीरो एक विलन। अच्छा, मुझे पता है खुश कौन है? स्टैब्लिशमेंट अदालतों से नहीं खुश, अदालतें स्टैब्लिशमेंट से नहीं खुश। वो कह रहे हैं 6 जजेस लिख रहे हैं, अवाम कह रहे हैं कि वोट वाले नहीं खुश, इमरान वोट वालों से नहीं खुश, हुकूमत कहती है हमें अपोजिशन से ही नहीं मिली, अपोजिशन कहती है हमें फिर इलेक्शन ही मिले। जो मेरा कंक्लूजन है, अगर आप सियासत को सियासत में नहीं रखेंगे, वोट से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, असेंबली में लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, प्रेस में लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, अगर आप सारे केसेस अदालतों में ले जाएंगे तो सब बंद पड़ जाएंगे। ठीक है राना साहब, कोई भी फैसला अगर आ जाए, अगर वो आपकी पसंद का आया है तो आपने अप्रिशिएट कर दिया, और वो उसमें मैं कहूँगी कि जी देखा वहाँ पे तो मामलात कुछ और डील हुए थे, और अगर वो मेरी फेवर का आ गया तो आपने एक सोशल मीडिया पे मुहिम स्टार्ट कर दी कि जी देखिए उनके साथ तो ताल्लुकात वहाँ पे सेट हो चुके थे। ये ट्रेंड्स कब ख़त्म होंगे? और जहाँ पर अभी खुद मलिक साहब कह रहे हैं कि हमने अपनी तो सारी सियासत उठा के अदालत में रख दी है,
हम तो खुद खेलना नहीं चाह रहे, हम कुछ खुद सियासत भी नहीं करना चाह रहे, तरमीम भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन लफ्जी तौर पे हम ज़रूर कर रहे हैं कि आइए मुशावरत भी करते हैं और इस मसले का हल भी निकालते हैं। देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ ना कि आप मेरी इज्जत करें तो मुझे वो करैक्टर देना पड़ेगा कि आप मुझे इज्जत करें। मुझे फिर कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरा एहतराम करें जी, ठीक है ना। तो ना ही फिर मुझे कोई अपने लिए कानून साजी की ज़रूरत है कि तौहीन इसार हो सकती है। अगर मेरा करैक्टर ऐसा है तो मेरी कोई तौहीन नहीं कर सकता जी, बिल्कुल ठीक है। अदालतों में जब तक अदालतें अपनी इज्जत को बहाल नहीं करती तब तक तो ये भूल जाएं आप कि कुछ ऐसा हो सकता है। आज तोशा खाना केस में महल जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और किसकी आज समात थी, तो वो पता नहीं जज साहब नहीं आए जी, बिल्कुल जज तो साहब वो एक दफ़ा फिर समात मुलतवी हुई, यानी उधर जज साहब नहीं आते, इधर जज साहब 20 घंटे 3 दफ़ा ड्रिप लगती है, हॉस्पिटल जाते हैं और इमरान को सज़ा देके वो कहते हैं मैं मरूंगा ही नहीं जब तक मैं इमरान को सज़ा नहीं दे देता। तो फौरी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जी चाहे मेरा आज आखिरी दिन हो लेकिन मैंने सज़ा देनी है हर हाल में, मैंने ड्रिप ला दो, मैंने कुछ भी कर दो, पोलियो कतरे पे आ दो, जो मर्जी कर दो, मैंने सज़ा देनी है। ठीक है, जब आप इस तरह का रोल प्ले करेंगे तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जुडिशरी की इज्जत करें। और सबसे बड़ा हट के बाद जो है ना, जो मेरा असल रोना होता है जी, वो ये कि मेरी तरफ से भाड़ में जाए ये सियासी जमातें, भाड़ में जाए सारे। यार ये 24 करोड़ लोग जो बिट बिट अदालतों की तरफ देख रहे होते हैं, इनके बच्चे बड़े होकर मर जाते हैं, आप इन्हें इंसाफ नहीं देते। मुर्गी चोरी करने वाले को आप बंद करते हैं और 10 साल के लिए अंदर फेंक देते हैं। ख़जाना चोरी करने वाले को आप रेड कारपेट देते हैं और कहते हैं कि जी बायोमेट्रिक भी घर कर लें। या पहले झूठ बोल रहे थे आप या बाद में झूठ बोल रहे थे आप, या पहले गलत खड़े थे आप किसी के पीछे या अब गलत खड़े में किसी के पीछे। तो आप अगर खुद मजाक बनाएंगे, मुझे तो आज यकीन करें इंडिया का वो सारा देख के मेरे दिल में इतनी तकलीफ थी कि यार ये कैसी कौम है, ये हिंदू कैसे लोग हैं यार। ये अदालतें भी कोई नहीं कह रहा कि जी अदालतें बीच पड़ गई हैं, कोई कलेक्शन के मिशन को कुछ नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा मैं अदालतों में जाऊंगा, वो मोदी जी कोई नहीं ले रहा, वो मोदी जी कह रहा है, कोई नहीं कह रहा कि जी वो आप फॉर्म 47 कैसे बने, कैसे वो कैंडिडेट अगवा हुए। उन्होंने एक बात की जी हमारा मुकाबला एजेंसियों से और उससे था, लेकिन उन्होंने कहीं कोई मिसाल नहीं दी कि कितने बंदे हमारे उठा लिए गए या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। ठीक है, सो मैं हैरान हूं कि हम अपने सीख ही नहीं रहे। रोज तरक्की माकूस का शिकार हैं, हम रोज एक कदम नीचे गिरते, रोज एक कदम हम आलमी सतह पे बेइज्जत होते, लेकिन हम सीखते नहीं। हमारे लिए ये मसला नहीं है कि हमने बिजली के मसले को कैसे हल करना है, पानी के मसले को कैसे हल करना है, तालीम के मसले को कैसे हल करना है। हमारे लिए मसला ये कि इमरान खान नू किसा होर पाए लाना है, इमरान खान और किसा थले लाना है। बिल्कुल ठीक। तो इमरान खान क्या मतलब हम सबका फोकस सिर्फ इमरान खान है, या हम बाहर से पैसे लेने निकल जाएंगे, ले आओ जी दो। आज बहुत बड़ी खबर छपी हुई है कि वो पता नहीं 13 अरब डॉलर के कर्जे चीन रोल बैक कर देगा। बड़ी खुशी की बात, वाह 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 भाई रोल बैक हो जाएंगे, वाह वाह वाह। इसी तरह हम सारी जिंदगी भीख मांगते रहेंगे, आपस में एक दूसरे को कुसुन्नी होते रहेंगे और कहेंगे बा हमारे तब कोई ना देखे, हम बड़े गयूर कौम है। ले सॉरी मलिक साहब 1 मिनट और ले रहा हूँ। आज ही छपा हुआ है वो उसका आफिया सदीकी के लॉयर का कि उसके साथ जेल में जो सलूक हुआ, कहाँ है गैरत हमारी, कहाँ है हमारी वो मोहम्मद बिन कासिम जो एक बहन की आवाज के ऊपर बाहर आ जाते थे। क्यों हमने सबने छुतर मुर्ग की तरह रेत के अंदर गर्दनें दी हुई है, कोई एक जुमला नहीं आया। वजारत खारजा क्यों नहीं बोली इस पे, तर्जुमान खारजा ने क्यों नहीं बात की। वो तो रेमंड डेविस को यहां से उठा के ले जाते, वो तो बंदे मारते। रेमंड डेविस को छुड़ाने जो आए थे उन्होंने 3 बंदे मार दिए। और सुन ले मेरी बात, कितने तल्ख बात है, मैंने कहीं पढ़ा कि रेमंड डेविस ने शिकायत की कि सवेरे ये जो अजानों की आवाज़ होती है मैं इससे बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ। दुख की बात है, हमारे दुख नहीं शर्म की बात है। हमने उसके इस तकलीफ का एहतमाम किया कि इसको ये तकलीफ ना पहुंचे। हम बड़े कोई यूर कौम है और हम बड़े बादशाह लोग हैं, ए बादशाह गया तुसी बस एनी साड़ी गल लेगी। मलिक साहब, जैसे भी राना साहब ने कुछ चीज़ों को डिटेल से बताया है, कहा जाता है ना कि अगर दुश्मन भी हो तो अगर उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हो तो उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो दुश्मन है।
अब हम इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ का सिस्टम हमारे सामने है, हम यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी चाहते हैं, इदारे भी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये बातें ही होती रहेंगी या ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किस तरह से होंगे, ये हमारे इदारों के रिफॉर्म्स किस तरह से मुमकिन होगी? क्योंकि अदलिया भी खत लिख के एतराज़ात कर रही है, पॉलिटिकल सिस्टम भी ऑटोमेटिकली एतराज़ कर रहा है, वो कह रहा है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, तो ये कैसे चीज़ें ठीक होंगी? देखो फ़ायदा, जब कोई जो माशरा अपने आप से धोखे में रखना चाहे ना, तो फिर वो टॉक शो से मुल्क बदलते हैं। वो समझते हैं कि हम लोग तरह अच्छी लेके ना एक कंडीशन में बैठ के हम सारे मसले हल कर देंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने कुछ करना होता है वो अपनी पार्लियामान में करते हैं। देखिए दुनिया में एक जिस्म है, जिस तरह एक अकल की बात है, मतलब मेरे मुंह का काम है मैं बोलूँ, आँखों का काम है देखूँ, हाथों का काम है हाथों का काम करूँ। हमने अजीब चिंगो मिंगो बनाई है। हमारे मुल्क में जो सबसे इनफेक्टिव है वो पार्लियामान। आई हैव येट टू सी सम डे कि आई एम सीइंग सम डिस्कशन कि वहाँ ये बहस हो रही है कि पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा, वहाँ ये बहस हो रही है कि हम आईटी में क्यों पीछे रह गए, वहाँ ये बहस हो रही हो कि जनाब हमारा ये जो मुआहदे IPPs के किए हैं ये पाकिस्तान को कत्ल कर गए हैं, बेड़ा गर्क कर गए हैं, पाकिस्तान की साइकोलॉजी, इमोशन, इकॉनमी को खा गए, डिस्कशन ही कोई नहीं। और हमने सारा बेसिकली ये हमारा प्रॉब्लम है। मगर मैं चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे हम बिल्कुल ही ना हट जाए, ये एक बहुत अहम बात है। आपका ये सवाल बनता था कि ये केस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ। सर उस पे भी मैं आऊंगी जी। इसकी जो असल कहानी में मैं वही चाह रहा था, थोड़ा सा जनरलाइज काफ़ी हो गया, तो इसीलिए मैं वापस खुद ही आ गया हूँ। मैंने थोड़ा सा आपसे वो आपका रोल उधार ले लिया। मैं समझता हूँ ये केस की जो असल लड़ाई चल रही है ना, ये पाकिस्तान का सारा फ्यूचर इस पर आ गया। इस रिसेंटली वो पूछे किस तरह इस हुकूमत का, ये मैं आपको खबर देने लगा, उनका प्लान था, उन्होंने जो अगले, क्योंकि हमने तो सारी पॉलिटिकल लड़ाई आइडियल टाइम है नून के लिए, उनकी 5 नहीं 15 की 15 गेम है। अपोजिशन और सॉरी इमरान और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने है, वो आराम से सिगरेट पी रहे हैं सुकून से, वो आज पिचिंग गए हुए हैं, वो अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और वो सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, खाने के बाद यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह इमरान आकड़े रहे और एस्टैब्लिशमेंट डंडा इस तरह पकड़ी रहे। अब सूरत हाल ये है कि अगला प्लान ये था कि 2-3 अक्सरियत लेके लॉ मेकिंग करनी है PTI के खिलाफ, लॉ मेकिंग करनी है इमरान खान के खिलाफ, लॉ मेकिंग करनी है 10,000 किस्म की, बड़ी लंबी बात हो जी। अब ये जो केस इतना टर्निंग हो गया कि अगर ये वापस आता है, इसको स्टे दिया तो हमारे पास आ रही है 2-3 अक्सरियत। और 2-3 अक्सरियत का मतलब है कि आपकी जेब में कॉन्स्टिट्यूशन, आप जो जिस वक्त चाहे पाकिस्तान को इंजर पिंजर ला दें। दूसरी तरफ इमरान खान की भी लाइफ एंड डेथ है, वो पूछे किस तरह, अगर उसको मिल जाती है ये मखसूस सीटें तो उसके पास छोटी मोटी 2 जमातों के पास वो चला जाना तो वो हुकूमत बना लेता है। तो आप इसको सिर्फ ये मखसूस नशिस्तों की लड़ाई ना समझें, ये आज के पाकिस्तान के 5 साल की लड़ाई हो रही है। ये जो केस है, ये जो डिसीजन होगा कि आने वाले पाकिस्तान के जो 5 साल असेंबली होंगे वो किधर जाएंगे। राना साहब, आपके पास क्या खबरें और आप क्या समझते हैं कि जो अभी तक इस केस का फैसला सामने नहीं आ रहा, ये 2/3 मेजॉरिटी किसके पास जाएगी, और जिस गेम चेंजिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो गेम चेंजर कौन हो सकता है? अच्छा देखिए, अभी इसको तो एक साइड पे रखें। अब जो ताज़ा सूरत हाल है, रावलपिंडी की 3 नशिस्तें, ठीक है, तीनों के ऊपर इस सबको सब नज़र आ गया कि फैसला जो है फॉर्म 45 के हक में जा हो रहा है। तो वो वकील साहब नमाजत कर लिया इन मौके पे कि जी मैं अब नहीं पेश हो सकता, उन्हें नज़र आ रहा था कुछ और भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो एक बात तो आप माने कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग तो हैं जो इस सारे प्लान को और ख्वाब को कहीं ना कहीं सैबोटाज कर जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मलिक अभी कह रहा है कि उन्हें 2/3 अक्सरियत, अब उसका दिलचस्प जुमला सुने, उसने ये नहीं कहा मलिक ने कि 2/3 अक्सरियत मिलके वो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से कोई प्लान करेंगे, या 2/3 अक्सरियत मिली तो जो 3.25 करोड़ बच्चे स्कूल ही जा रहे हैं उनके लिए कुछ करेंगे। वो कह रहा है कि उसके 2 जुमले सुने कि 2/3 अक्सरियत मिली तो इमरान खान के खिलाफ हमने ये वाला प्लान करना है, 2/3 अक्सरियत मिली तो हमने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 वाला कोई इशू बनवाना है, ठीक है ना। यानी इस सारे रियासत का जो मंबा है वो एक जेल में बंद आदमी है जिसके गिर्द शीशे की दीवारें, और आप उन दीवारों से टकरा के सर फोड़े अपना, ठीक है ना। आप उस बंदे के आगे हर तरह का सब कुछ कर जाते हैं और फिर हार जाते हैं। और आप फिर वो अब आ जाए, ये जो क्या नाम है उसकी गेम चेंजर कौन सवाल ये है। बिल्कुल मैं मान गया कि मैं तो काजी साहब को इसे पता है, बचपन से उनका आशिक हूँ, काजी साहब का बचपन से मैं तो उनका आशिक हूँ। उनकी सवाल ठीक है जी, तुसी PTI ची रहंदे, तुसी इंज करदे, कल बता रहा था कोई दिन नहीं आता ये ख्वाब में उनको ना देखे। वेरी नाइस। भाई सारा दिन अगर आप उन्हें किसी को याद रखेंगे तो रात को ख्वाब में तो आएगा।
ठीक है ना, तो मैं तो उठ जाता हूँ सोता सोता। तो सब बात ये है कि मैं कहता हूँ जी पीटीआई ने यूं किया है सारा कुछ, ये कौन सा तरीका है कि अगर मेरी चीज है और मैं एलिजिबल नहीं हूं तो मैं आप दोनों में बांट दूं? बालो कुड़ियों वंडी दिशा लाई जाओ। आपको पता है, आपको नहीं याद होगा, मतलब को याद है, हम जाते थे ना तो बालो कुड़ियों वंडी दिशा लाई जाओ, हम लेके ना एक हाथ लेके फिर दूसरा कहते थे मेरे भाई दा भी, ठीक है ना। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जाके ना, हाँ माशाल्लाह, तो वो उन्होंने पहले इधर से लिया, ठीक है, ये सीटें में दे दें, ठीक है, मुस्लिम लीग ने उनको दे दी। उसके साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा मेरा भी हिस्सा दो, उनका लो जी तुसी भी ले लो। वंडी की शायद थी ना, वो लोगों का मैंडेट तो नहीं था, वो तो छापे में पड़ा हुआ शतूत जलेबा था ना, उठा के दे दो जिसे मर्जी दे दो। मैं हमारी अदालतों का इतना ही म्यार है, बस आई एम सॉरी टू से, बस इतना ही इनका म्यार है। ठीक है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, यहाँ पे वक्त चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं फैसल वाडा साहब के हवाले से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी जिस पर उन्होंने कई एतराज़ात भी किए थे और कुछ चीज़ों को डिस्कस भी किया था, लेकिन जब उन्हें कहा गया कि आपने तो तौहीन अदालत कर दी है और उसके बाद अब आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लेकिन उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी मैं तो इस्लाह करने के लिए आया था और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब इस्लाह था, लेकिन मैं कभी भी माफ़ी नहीं मांग सकता। अब यहाँ पे कई सवालात आ चुके हैं कि एक तरफ पे इदारे ये चाहते हैं कि उनके रिफॉर्म्स होने चाहिए और उन्होंने अपने एतराज़ात का भी इजहार कर दिया, और दूसरी तरफ पे पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि जी इदारे जो हैं वो हर चीज़ में मुदाखलत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है, चीज़ें कैसे ठीक होंगी, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फैसल वाडा साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, और अगर फैसल वाडा साहब इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, अगर उन्हें छूट मिलती रही, तो क्या इसके बाद अगर कोई और बंदा भी अगर वो चाहे कि कहीं पे उन्हें उसे कुछ खराबी नज़र आ रही है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, या उसे भी छूट मिल सकती है या नहीं? राना साहब, अभी रिफॉर्म्स की बात जो की जा रही थी, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी इसको डिटेल में डिस्कस भी किया कि जी वो कहते हैं कि जी हमारी तरफ पॉलिटिकल इंटेक्शन हो रही है, ये कह रहे हैं कि जी ये ज़बरदस्ती हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जा रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में एक मर्द मुजाहिद सामने आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है कि जी आपको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और मैं आपकी इस्लाह करने के लिए आया हूँ। ये वाडा साहब किसका मैसेज कन्वे कर रहे थे, और ये जिनका मैसेज कन्वे किया जा रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये दोनों शख्सियात आमने सामने आ गई हैं, और मुल्की मामला किस तरह से देख रहे हैं आप? वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था मकसद कि मुझे पे प्रॉक्सी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ उन्होंने सिंपल ये कहा कि माफी मुफी वाली कोई बात नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मुझ पे प्रॉक्सी का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये कोई और प्रॉक्सी लड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था मैं किसी प्रॉक्सी ने कहा था, ठीक है ना, मैं प्रॉक्सी नहीं लड़ रहा। तो मैंने तब भी उनसे पूछा था कि ठीक है, मैं तो आपकी बात पे यकीन करता हूँ, इसको तो पीरो मुर्शद हैं वो, कि आपकी बात आप जो भी कह रहे हैं। ये शो में उनकी जितनी भी उन्होंने बातें की ना, आज तक कोई चीज़ गलत साबित नहीं। उन्होंने कहा था थोड़ा सा टाइम लाने का, उन्होंने कहा था कि हाँ इलेक्शन में नहीं होगा, वो जेल में होगा, बल्ला नहीं होगा, पीटी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अब ये तो मैं को आपको अंदर की बातें नहीं सुना, हर चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है। मतलब तो हमारे पीरो मुर्शिद ने जो आज तक कहना वैसे ही हुआ। ठीक, आपकी सियासी पीरो मुर्शिद है। मैं कहता हूँ अच्छा गैप का हाल जानते हैं। अच्छा, वो उन्होंने इस बात पे भी बड़ा बुरा मनाया था कि मैं किसी की प्रॉक्सी नहीं लड़ रहा। तो मेरा सवाल ये था कि अगर वो प्रॉक्सी नहीं लड़ रहे थे तो वो सेनेटर कैसे बन गए? ऐसी कौन सी उनके साथ रूहानी ताकत थी कि उन्हें पीटीआई पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया, नून लीग ने भी वोट दिया, और सिंध की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि एक आज़ाद आदमी पाकिस्तान की तारीख में वो सेनेटर बन गया। तो ये कैसे हुआ? एक आज़ाद मंश इंसान जो है उसके अंदर ये गाजी, ये तेरे पुलिस बंदे कैसे वो बन गया और उसने सारा सिस्टम को आगे पीछे कर दिया। दूसरी बात यह कि जिस मुल्क का वजीर आज़म ये कहे कि जी अदलिया में तो काली भेड़ें, और फिर उनकी इस बात का नोटिस ही ना लिया जाए, बिल्कुल ठीक है ना, वो और एक ऐसी लॉजिक दी जाए और वो लॉलीपॉप जो जज साहिबान प्यार हंसी खुशी खा जाएं कि नहीं जी वो हमने मौजूदा जजेस का नहीं कहा था, ठीक है ना। मलिक साहब आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, एक दफ़ा एजाजुल हक साहब ने ना एक तकरीब में ना क्लाशनकोफ लहरा दी, उन पर पर्चा हो गया, पुलिस पहुंच गई गिरफ्तार करने। जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने एक प्लास्टिक की क्लाशनकोफ कहा कि मैं तो ये लहरा रहा था, आपने ऐसी असल वाली समझ ली। तो पुलिस वालों ने भी तालियां मुझे अच्छा आई एम सॉरी, अच्छा, तो वो वापस चले गए। अगर हमारा सिस्टम ऐसा ही है कि बंदा बड़क मारे जब घर जाओ तो
वो कहे जी मैं तो प्लास्टिक वाली मेरे पास पिस्तौल थी, और वो कहे जी चलो वापस चले जाओ, ये वो काली भेड़ें थी, नहीं जी वो तो हमने माजी के वालों को कही थी, और जज साहब कहें अच्छा चलो ठीक है। तो फिर फैसल वार्डा क्या और इस तरह के और लोग बहुत पैदा हो जाएंगे। और आई एम सॉरी, मैं फिर बात दोहराता हूँ कि क्या फिर निज़ाम सिर्फ इमरान खान के लिए, कि अगर वो एक खातून जज के लिए कोई जुमला कहे तो उस पर बगावत का मुकदमा दर्ज हो जाए और जनाब अली उस पर हाई ऑफेंस लग जाए, और जब तक वो माफ़ी ना मांगे उसकी जान ना छूटे। एमल वली खान अगर जजेस को कहे कि मैं तुम यहीं पेशावर में रहते हो, मैं तुम्हारी ऐसे की तैसी कर दूंगा, ठीक है। एक खातून कहे कि ये देखो चीफ जस्टिस दुमदम आके भाग गया है, ठीक है। एक बंदा कहे कि साकिब निसार ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं रद्दी की टोकरी में फेंक रहा हूं आज उस फैसले। हाँ, और मैं ये जजेस को ये जो है यूं है वो है, तो अगर जजेस और फिर पार्लियामेंट के अंदर उनके खिलाफ जो कुछ हो जाए, ठीक है, जो नारे लग जाएं, जो उनकी तस्वीर उठा के हो जाए, और फिर चीफ जस्टिस जाके वहाँ बैठ भी जाए उनके साथ, तो उनकी तकरीरें भी सुने, तो फिर यही भुगतोगे जो हो रहे हैं, भुगती जाओ। फिर मलिक साहब, आपने तो अभी उनको इंटरप्ट करके बता भी दिया कि आपके पीरो मुर्शिद कौन है। जनाब, एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा, फिर उसके बाद ये पैगामात किसके दिए गए। तो ये अभी 1-2 रोज़ पहले कराची में एक शादी थी एक सियासी शख्सियत के बेटे की, उन्होंने बड़ी कोशिश की मिलने की जरदारी साहब से, वो मुलाकात भी नहीं हो सकी। क्या वो मौक़िलात का कोई पैगाम था, क्या था, क्या करने क्या चाह रहे थे वो? देखिए, मुख्तलिफ थेरीज चल रही है इस मुल्क में। इत्तेज़ाद अहसन की भी एक मार्केट में अपना एक नई शर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि आप खान साहब को मशवरा दिए कि तुसी हर वक्त पिंडी ना लड़ते रहते हो, कुछ नहीं होना। इस तरह आपने लड़ाई डाल ली। एक पास में एक ये हाइपोथेसिस चल रहा है कि आपकी जनाब अपना नवाज से लड़ाई, आपकी जरदारी से लड़ाई, आपकी अदलिया से लड़ाई, हाँ मतलब 5 मिनट का काम होता है, सारा सोशल मीडिया पढ़ जाता है, फलाना जज गलत, जिस तरह ये हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे पढ़े थे। अच्छा, आप किस किस से लड़ेंगे? आप हर एक से लड़ते जाएंगे, आपकी उससे भी लड़ाई, उससे भी लड़ाई, और इतनी बड़े ताकतवरों से लड़ाई, फिर 75 साल की हिस्ट्री आप सामने। तो किसी ने ये एक थेरी चली है कि जरदारी इज़ ए वन कैरेक्टर, जिसकी तरफ आप जाएँ तो शायद एतजाज साहब ने कहा है, एतजाज मैंने पहले शुरू में ही कहा कि आप उधर जाएं, वहाँ से कोई ना कोई कंफर्ट का लेवल। उसमें ये भी खोसा साहब का भी नाम आ जाता है, एतजाज का भी नाम आ जाता है कि क्योंकि ये सारी ज़िंदगी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी हुई है। तो एक तो ये थेरी चल रही है, मगर जो असल जो मैं फिर मौजू की तरफ आ रहा हूँ, एक इस पे काम हो रहा है। अब ये होता कि नहीं होता, मगर जो असल चीज़ जो पीरो मुर्शिद का टॉपिक है, वो मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, असल में आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस वक्त लड़ाई क्या पड़ गई है। लड़ाई ये है कि अगर जनरल शरीफ जो मेरा लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं हमारे तर्जमान, अगर आपको याद हो तो पिछले महीने में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जी इसकी सज़ा है, 9 मई बगावत है, हमारा साल का जो स्टैंड है हम ले रहे हैं। तो आप जैसे किसी सहाफ़ी ने कईयों के अपने अपने एक्सप्रेशन होते हैं, तो किसी ने मोहब्बत में पीस की भी बात की, तो जनरल साहब बस काइंड इनफ उन्होंने कहा हाँ, अगर वो माफ़ी की तरफ आए तो वो अपने आप से माफ़ी मांगे, ठीक है ना। तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब आ गया ट्वीट, उसका जवाब आ गया शेख मुजीब, उसका जवाब आ गया जनरल या मैं तो इशारों में बात कर सकता हूँ। अब ये जवाब आने का मतलब है कि 6-7 दिन हो गए सारी चीज़ों को लगे, और शुरू में ना कोशिश की इसने, गौहर खान ने ना वो पंजाबी बनने की, नहीं वो भैन वो तो जेल में होते हैं, वो तो पता नहीं कितने कर देता है। पहले यही करते थे, यू टर्न की तो PhD हैं सारे, हाँ खड़े खबरदार मैंने किया, आई टेक ए स्टैंड। अलवी साहब भी मैदान में आ गए, फिर उसने पेड इश्तिहार भी दे दिया, वो बड़ा क्रेडिबल है, मेहदी असद दुनिया का जर्नलिस्ट है, उसको $12,000 में वो भी इश्तिहार होगा, मैं आपको खबर भी दूंगा इसके साथ। उसमें भी आपने सीधा अटैक कर दिया जनरल बाजवा पे। तो आपको मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड समझाना चाह रहा हूँ। तो स्टैब्लिशमेंट्स का ख्याल है कि एक जगह बगावत हो रही है, और वो समझते हैं कि यार ये अदालतों को समझ नहीं आ रही, तोशा खाना भी बाहर, इद्दत भी बाहर, साइफर भी बाहर, 9 मई के 2 मुकदमों में रिहा हो गया, बल्कि अब कई मुकदमों में कल पेशावर में 9 मई के मुकदमे में लोगों को अब जो राणे जैसे समझदार लोग हैं, जिनकी उकाबी नजरें और बहुत इनसाइड इनकी, इनसे ये मैं लोगों को कह रहे हैं कि यार लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया किधर आपस में ना टक्कर हो जा रही है, या उनकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको इसलिए दी है। अब वाडा साहब का ये कहना कि मैं माफ़ी नहीं मांगूँ, अब आप समझें कि वो कौन सी माइंड सेट को आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
अगर वो ये कहें कि जनाब, दूसरी तरफ हमारे जो वो दूसरे बेर हैं कराची के, उन्होंने वो समझदार हैं, माफ़ी मांग ली, उन्होंने माफ़ी, उन्होंने कहा जी मैं गलत, मैं महाराज मुझे माफ़ करें, मगर ये एक चीज़ पे स्टैंड ले रहे हैं और स्टैंड के पीछे छोटा सा स्टैंड राना ने भी स्टैंड लगा दी कि पासिन का पहला आज़ाद सेनेटर है। फिर 5 साल इनका वो किसी को पता ही नहीं चला, 1 मिनट का मसला था कि यार आप अमेरिकन सिटीजन हैं कि नहीं, ये 5 साल पता ही नहीं लगा। जिस दिन पता लगा उस दिन उन्होंने रिजाइन किया और सेनेटर बन गए। तब सवाल ये है सारा सीधा मैं इसको फैसल वाडा को नहीं समझता। मैं पाकिस्तान के लिए, मैं छोटी सी मैंने इंग्लिश है वो भी रानी से सीखी है, इसको कहते हैं स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ। हमारे इदारे जो है ना एक दूसरे के तनाव में हैं और मुझे कोई अच्छे दिन नज़र नहीं आ रहे। राना साहब, जिस पीर मुर्शिद का ये जिक्र कर रहे हैं वो तो एक टीवी शो के अंदर बाकायदा एक जूता भी साथ लेकर आए थे और उन्होंने बरमला कुछ चीज़ों का इजहार भी किया था। और जिन चीज़ों की तरफ अभी मलिक साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं और आप भी जिन चीज़ों की तरफ हाईलाइट कर रहे हैं कि हाँ वो मैसेजेस तो कहीं और से हैं, जनाब क्या इदारे और इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो आमने सामने आ रहे हैं? एक तरफ अदलिया है और एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट, और अल्लाह ना करे अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर मुल्क किधर जाएगा? फिर आप में हमारी बात तो फिर कहीं और ही रहेगी ना। वो आम बंदा जिसके नाम पे वोट भी मांगा, जिसके नाम पे आइन भी बना, कानून भी बना, फिर हम कहाँ चले गए? नहीं, मलिक तो हमें ज़रा मेरी पब्लिसिटी बढ़ाता है कि जी वो काबिल निगाह है, तो मैं तुम्हें ऐनक लगाई। मैं तो एक दिन अपनी ऐनक तलाश कर रहा था, आधा घंटा तलाश करता रहा, तो मेरी बेगम ने कहा कि ये क्या लगाया हुआ आपने तो फिर मुझे पता मैंने अपनी ऐनक लगाई हुई है, मैं वैसे ही तलाश कर रहा था। तो मेरी तो नज़र इतनी है, मैं तो ये गिलास और कप में फ़र्क बाज़ों का नहीं पता चलता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंधे को भी नज़र आई हैं, जैसे वाडा साहब की ये बहादुरी जो है सबको समझ आ रही है कि ये बहादुरी कहाँ से, कौन से पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया हुआ है, ठीक है ना। यानी आप देखें ना कि एक आज़ाद सेनेटर वो सेनेट का इजलास बुलवाता है और उसमें जुडिशरी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करवाता है और पूरा सेनेट जो है ना उसके आगे एक भेड़ बकरी बना होता है कि वो कहता है मैं जैसे रेवड़ को हाँक रहा हूँ वैसे ही हाँका जाएगा और सब तुमने हाँ हाँ कहना है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है ना कि क्या स्टेट विद इन वार है, तो ये को पहली दफ़ा हो रहा है। तो ये तो 1947 से अब तक ऐसे ही है। कभी चाचे दी थे, कदे मामे दी, कदे मामा कामयाब हो जाता है, कदे चाचा हो जाता है। हमारे 40 साल मार्शल लॉ में चले गए, वो 20-25 साल अदालती जुडिशियल एक्टिविज्म में चले गए। बाकी जो बचे वो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स टाइप उसमें चले गए। तो सड़कुल की बचा, काखे भी नहीं बचा, ठीक है ना। तो ये को पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये बीच माजी में भी इसी तरह ही चलता रहा है, वो माजी में भी ऐसे होता रहा है। लेकिन फिर मेरा सवाल यही है कि वाडा साहब हों या वो तस्वीर मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी जिसमें वो लंदन में केक काट रहे हैं, नकवी साहब हैं और कौन है उनके साथ, वज़ीर आज़म निगरान साहब, निगरान वज़ीर आज़म, यानी तीनों जो थे आज़ाद मंच लोग जो थे वो खड़े मौजे कर रहे थे लंदन में, ठीक है ना। उनका कोई नहीं, मुल्क पे समझ जाएगा, पीछे लोग ही है। हम तो लंदन में तीनों घूमे ना, हमने बड़ी मुशक्क़त कर ली 2 साल, तो उसका मज़े तो लेना। तो अगर आपने इसी तरह इस सिस्टम के अंदर जैसे फोड़े बच्चे के करीब के फोड़े उग जाते हैं, वैसे आज़ाद सिस्टम के अंदर उगते रहेंगे, तो फिर ये इसी तरह ही रहेगा। वंस फॉर ऑल हमें ये तय करना है कि हमने चलना कहाँ पे है, चलना कैसे है, ठीक है ना। और ये हमने तय नहीं करना, हमने तो 8 फरवरी को तय कर दिया था, मतलब कौम ने, ठीक है। ये तो तय उन लोगों ने करना है जिन्होंने 8 फरवरी को मानना या नहीं मानना कि हमने कहाँ पे चलना है, कैसे चलना है। अच्छा ठीक, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, वक्त मुख्तसर है। खबर दे दूं, खबर भी दे दें और ये भी बता दें कि ये जो दारों के टकराव वगैरह होते हैं, इस पॉलिसी से फ़ायदा किसको होता है, मिडिल मैन कौन होता है? फ़ायदा होता नहीं होता, जूते अवाम को पड़ते हैं। देखो इदारों का काम है, इदारों का तो काम है ना अवाम के लिए सोची। जब आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारे साथ वही होगा जो हो रहा है। हमारा 3000 बच्चा रुलता रहेगा, हमारी 40% जो माएँ जो बच्चे पैदा कर दी उनमें खून की कमी रहेगी, सजाएँ आपको मिली। ये आप गलत फहमी में मत रहे कि ये जो हीट शीट हो रही है तो उनके AC बंद हो जाएंगे। आप जजेस की भी गाड़ियाँ इंशाल्लाह ऐसे मर्सिडीज रहेंगी, सबकी सरकारी मुलाजमों की भी यही रहेगी। ब्रेक लेनी है ना, मैंने एक फिक्र। अब वो जो
तो मैं कॉन्फ्लिक्ट आपको बता रहा हूँ। अब प्लान ये हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस दिन होगा ना, न्यूयॉर्क में शायद होना है, और न्यूयॉर्क में पूरी दुनिया आई हुई है, तो वहाँ पे कोई बसें चलेंगी पाकिस्तान के बहुत बड़े सरकारी अहदेदार के खिलाफ ना, उस पर कैंपेन का प्लान है। और दूसरा प्लान ये है कि जो पाकिस्तान में अमेरिका मतलब चित्राल वाला एपिसोड वहाँ पे होगा, चित्राल में छोटा एपिसोड था तो वो मुझे नहीं पता, अब एट अ टाइम ही नहीं ना है। अब दूसरा कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के सफीर है ना, इज गोइंग टू अमेरिका फॉर मैच, तो उसमें पाकिस्तान की जो पीटीए के वहाँ लोग हैं उन्होंने उनसे भी कुछ, उनके लिए भी प्रोग्राम रखा हुआ है। वो तरीके से मैं बात कर सकता हूं। वो ये कह रहा था ना कि हम दायरे लड़ते हैं और अवाम हम कुछ ले जाते हैं। वो थाने में ना 2 शराबी लाए 3, तो थानेदार ने एक से पूछा तुम क्या कर रहे थे, उसने कहा मैं फुटबॉल खेल रहा था। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे थे, उसने कहा जी मैं भी फुटबॉल खेल रहा था। वो जो तीसरा था ना वो ज़मीन पे लकीरें मार रहा था, तो उसे कहा कि तुम क्या कर रहे थे, कहता जी फुटबॉल मैं था। ठीक है ना, तो यही है, हम फुटबॉल ब्यूटीफुल यही है, हम फुटबॉल हैं बस। हमें जो मर्जी ठुड्डा मार दे, ठुड्डा मार के कोर्ट में फेंक दे, ठुड्डा मार के हमें इधर फेंक दे, हमने ठुड्डे खाने, हमने और कुछ नहीं करना। लेकिन आपकी जो मिसाल है वो बहुत गहरी है, अगर हम इसे सबक ना हासिल कर सके तो हमारे लिए अफसोस का मुकाम है। जी यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं इंडियन इलेक्शन के हवाले से। कल तक की जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स आ रही थी उसके मुताबिक तो यही लग रहा था कि मोदी साहब जीत रहे हैं, लेकिन आज सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और मोदी साहब जिनके बारे में ये भी फेमस है कि उन्होंने किस तरह से अपना कंट्रोल रखा हुआ था इंडिया पे। आज राहुल गांधी जो हैं, जब उन्होंने स्पीच की तो उन्होंने बताया कि इंडिया के जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने अपने राइट को इस्तेमाल करके बताया है कि आखिर वो किसके साथ खड़े हैं। ताहिर मलिक साहब और साराना साहब से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं और बिलखसूस हमारे सफारती ताल्लुकात क्या रहेंगे। मलिक साहब, अगर हम बात करते हैं इंडियन इलेक्शन के हवाले से, तो सबसे पहला सवाल ही यही आता है कि एक तो ये इलेक्शन कैंपेन को आप किस तरह से देखते हैं, फिर उसके बाद जो इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, फिर अब जो नताइज आ रहे हैं, फ़तह का ऐलान तो कहीं और से किया जा रहा था, अब फ़तह किसी और तरफ भी जाती हुई दिखाई दे रही है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं और हमारे सफारती ताल्लुकात को किस तरह से देखते हैं? हाँ, जो आपसे इम्प्रेशन ऐसे मिला जैसे वो हार गया, वैसे ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि जो उनके क्लेम्स थे वो था 400 से ज़्यादा सीटें, क्योंकि तकरीबन 280 के करीब है। दे आर ऑलमोस्ट 30-40 सीट्स अहेड। मैं उनकी इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ, सियासी इत्तेहाद जो उनका है। तो मोस्ट प्रॉब्ली दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उनकी पॉजिटिव चीज़ें मैं जो समझता हूँ कि तीसरी दफ़ा अगर मोदी बनता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली बनेगा, तीसरी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसका मतलब है कि जो उसकी जो इकोनॉमिक सक्सेस है उसको एक्नॉलेज किया गया है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि हमारे लिए, हम पाकिस्तान जहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, हर बार एक नई चीज़ आती है। कभी 45 फार्म आ जाते हैं, कभी 47 फार्म्स आ जाते हैं, कभी हमारे यहाँ एजेंसियों का जिक्र आ जाता है, कभी हमारे यहाँ पता है जी सब कुछ तय है। तो एक चीज़ कम अज़ कम मैं एज ए सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड ज़रूर ये कहूँगा कि कम अज़ कम मैंने सुना है, आज मैंने मोनिटर किया इंडियन मीडिया को, मुझे वहाँ ऐसी कोई जंग नज़र नहीं आई नोइंगली कि ये मोदी की अपनी हुकूमत के मतहत ये इलेक्शन हुए हैं। हमारे यहाँ निगरान के इलेक्शन होते हैं, ये दूसरी चीज़ है। तो मेरा ख्याल है अभी इसी पे रहते हैं। जो सफारती वाली बात है फिलहाल वो लंबी बात हो जाएगी, मैं चाह रहा हूँ राना साहब, जैसे हम इंडियन इलेक्शन के अगर सारे फ्रेमवर्क को देखते हैं तो आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? और जिस तरह से मोदी साहब क्लेम कर रहे थे कि वो बड़ी मेजॉरिटी के साथ आएंगे, लेकिन अब पिक्चर्स थोड़ी सी चेंज होगी हुई है, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? वो बहुत गलती की मोदी ने, वो यहाँ से हमारा इलेक्शन कमीशन को बुला लेता तो फिर देखते कि कैसे सारा कुछ सीधा हो जाता। फॉर्म 47 आ जाता, ठीक है ना, वो फॉर्म 47, 48, 49 जितनी ज़रूरत होती वो आ जाते। ठीक है। मैं मलिक साहब ज़रा मेरी बात सुने। जी जी जी, आपने एक जुमला भी इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया से वॉच कर रही है। ठीक है, क्या मैसेज गया कि भाई हार जीत अपनी जगह, इलेक्शन जो है फेयर हुए। ठीक है, हमारा इलेक्शन हुआ, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बना, यूरोपीय यूनियन ने हमें लिखा। ठीक है, बरतानवी वो जो हुकूमत है उन्होंने लिखा, जिसका चीफ जस्टिस साहब ने भी जवाब दिया, अक़वाम मुत्तहिदा तक बात गई, पूरी दुनिया में शोर मचा। ठीक है ना, हम क्या कमाते हैं? इज्जत भी नहीं कमा सकते। पैसे तो चलो कमा ही नहीं सकते, हम हैं ही जिसे कहते हैं ना कि फुकरे लोग हैं, चले हम तो निखट्टू कौम है, हम तो इज्जत तो कमा लें, बिल्कुल इज्जत भी नहीं कमा पाते हम तो। मैं तो आज इंडिया का वो देख रहा था तो मैं हैरान हो रहा था यार, एक मलिक साहब, एक किसी बंदे ने नहीं कहा कि मैं इंतखाबात नहीं मानता जी। किसी एक ने ये नहीं कहा कि नहीं जी वहां पे इंतखाब चोरी हो गया। एंड यू नो कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर 6-6 महीने लग जाते हैं डब्बे गिनने में। बिल्कुल, किसी एक बंदे ने सिंगल पर्सन
आज के ये भाई मैं नहीं मानता इस इंतखाब को, यहाँ पे यूं हुआ या यहाँ पे यूं हुआ है। वो अपनी हुकूमत के अंदर बैठ के इंतखाबात हार गया, जो वो कह रहा था कि आपकी बारी 400 बारी, ठीक है ना, उसे 300 पौने 300 वोट मिले। ये अक्सरियत है अभी, वही कह रहा हूँ ना, ये सब पाकिस्तान में होता है, शेर एक बारी फेर, अब की बारी फिर जरदारी, ठीक है ना, ये पाकिस्तान में होते हैं बस, पूरी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। बल्कि तो मैं तो इस इलेक्शन से आखिरी जुमला, सॉरी, सिर्फ एक जुमला, एक चीज सीखा हूं कि दुनिया में आपको इज्जत बनाने के लिए आपको इज्जत वाले काम करने पड़ते हैं, बस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। और जैसे राणा साहब ने बात की है, आज जो राहुल गांधी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो भी बड़ा एहतरामन नाम लेते रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह के मुखातिब करते रहे। अच्छा मलिक साहब, जैसे मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में पूछा था कि पाकिस्तान और इंडिया के सफारती ताल्लुकात क्या रहेंगे, क्योंकि हमने तो हमेशा पीस की बात की है, हम चाहते हैं कि पीस होना चाहिए और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर मोदी साहब आ रहे हैं तो हमारे सफारती ताल्लुकात को आप किस तरह से देख रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री देखें तो यहाँ कांग्रेस वहाँ रही है 90 से पहले, आपको पता है कि 40-50 साल तो स्ट्रेट कांग्रेस रही है ना, कोई दूसरी जमात आई नहीं है। 90s में बड़ी अपना चले पाकिस्तान पे बात कर लेंगे, यहाँ पे पीपल्स पार्टी थी। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझते कोई टाइम लगा, यहाँ पे कुछ लोगों का ख्याल था, बिल्कुल अब मुझे समझ आई, वो कहते थे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई अच्छी चीज़ डेवलप होगी तो राइटिस्ट जब आएंगे ना, जो राइट माइंड के वाले लोग हैं, रिलीजियस माइंड के लोग हैं, जिनको आप एक्सट्रीम माइंड कहते हैं, वो करेंगे। तो मुझे तब समझ नहीं आती थी, हमारा ख्याल था बेनज़ीर बड़ी लिबरल है, सेकुलर है, और हम कहते थे कांग्रेस भी बड़ी लिबरल सेकुलर है, मगर आप देखिए फैक्ट्स हुआ, कभी भी कोई बात नहीं हुई। अब आते हैं थोड़ा सा 99 पे, बीजेपी, इस वाजपेयी, यही पार्टी, यहाँ पे नवाज शरीफ, पाकिस्तान में राइटिस्ट उस वक्त पोजीशन नवाज की थी, तो 99 में आपका एग्रीमेंट हुआ। और मैं आपको थोड़ी सी खबर भी देता जाऊँ, और इस प्रोग्राम में मैं दे चुका हूँ, इस पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान को रूल कर रही है, नून की स्ट्रेटजी में इंडिया से गुड रिलेशनशिप, ट्रेड टॉप प्रायोरिटी है। वो इसलिए खामोश थे 3 महीने थे कि दे वर वेटिंग ऑन द इलेक्शन। अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से कोई ना कोई साइलेंस, खामोशी टूटेगी, पाकिस्तान इनिशिएट करेगा, और अब ये डिपेंड करता है इंडिया पे, क्योंकि मुझे लगता है पहले एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट दे दूं, इलेक्शन कैंपेन में मोदी ने इसलिए आपको पॉजिटिव नहीं जवाब देना था क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करता है। अब चांस है कि पाकिस्तान इंडिया में रिलेशन बेहतर होगा। ठीक हो गया। राणा साहब, जैसे इलेक्शन कैंपेन की अगर बात की जाए तो मोदी साहब ने तो बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के लिए, तो आप हमारे सफारती ताल्लुकात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सफारती ताल्लुकात की बात है ना, हमारे माजी के जितने भी हुक्मरान हैं उन्होंने ज़रूर कोशिश की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने राजीव को बुलाया जी, और यहाँ पे वो विज़िट कराया, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जो उन्होंने कश्मीर हाउस के बोर्ड रास्ते में से हटवा दिए, ये अगर हटवा भी दिए तो ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी थी, ठीक है। फिर जनरल मुशर्रफ इंडिया गए आगरा, वहाँ पे जाके वो मुआहदा करना चाह रहे थे, मुआहदा नहीं हो सका, ठीक है। और तीसरी बात यह कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो उनको बगैर पासपोर्ट के और किसी उसके बुला लिया, और उसका वो आज भी मजाक उड़ाते हैं। उनके क्लिप देखें कि मैंने देख लिया पाकिस्तान का सिक्योरिटी निज़ाम बगैर टिकट के और बगैर में उसके वहाँ चला गया और ये चला गया। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि इंडिया से हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, अब वो अगर नहीं चाहते तो क्या कर सकते। चलें, ठीक है जी, लेट्स सी, अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात क्या रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान फ़ायज़ा बुखारी को, साराना साहब को, तारिक मलिक को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।